इस वीडियो में हम बात करेंगे मनुष्यों में निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं की। तो अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने के बाद मां की डिंब वाहिनी नलिका यानी फेलोपियन ट्यूब में सबसे पहले बनता है एक कोशिकीय युग्मनज। यह युग्मनज विभाजित होता रहता है और जैसे जैसे यह विभाजित होता है यह इस डिंब वाहिनी नलिका में आगे बढ़ता रहता है और गर्भाशय तक पहुंच जाता है। जब यह युग्मनज गर्भाशय तक पहुंचता है तो यह कोरकपुटी अवस्था यानी ब्लास्टोसिस्ट फेज में होता है, जिसमें एक बाहरी परत होती है जिसे पोषकोरक या ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं तथा एक अंतरकोशिका समूह होता है। यही कोरकपुटी एंडोमेट्रियल लाइनिंग या गर्भाशय अंतस्तर में अंतर्रूपित हो जाती है। निषेचन के बाद इस प्रक्रिया को होने में लगभग 9 दिन लगते हैं। कोरकपुटी के अंतरोपण के बाद यह अंतरकोशिका समूह विभाजित होने लगता है और 3 भ्रूणीय स्तरों या जर्म लेयर्स का निर्माण करता है। सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा या एक्टोडर्म कहते हैं, इस बीच की परत को मध्यजन स्तर या मीसोडर्म कहते हैं और सबसे आंतरिक परत को अंतस्त्वचा या एंडोडर्म कहते हैं। शरीर की सभी कोशिकाएं व ऊतक इन्हीं परतों से बनते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सी परत किन ऊतकों को जन्म देती है। गर्भाशय में शिशु के विकास में लगभग 40 हफ्ते लगते हैं। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 0 हफ्ता यानी 0 हफ्ता माँ के आखिरी मासिक धर्म या माहवारी से शुरू होता है। माँ के अंतिम मासिक धर्म से 2 हफ्ते बाद निषेचन की प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसी समय माँ के अंडाशय से अंडाणु मुक्त होता है। तो इस गर्भावधि की गणना माँ के अंतिम मासिक धर्म की तारीख से शुरू होती है, जिसे हम 0 हफ्ता 0 हफ्ता कहते हैं। गर्भाशय में शिशु के विकास को 3 तिमाहियों में बांटा गया है और जैसा कि आप नाम से ही पता लगा सकते हैं कि हर तिमाही में 3 महीने होते हैं। इन तिमाहियों में गर्भ के विकास को गर्भावधि या जेस्टेशन कहते हैं। तो जब हमारी तीनों भ्रूणीय परतें बन जाती हैं तो वह विभाजित होती रहती हैं और अब हम कोरकपुटी को भ्रूण या एम्ब्रियो कह सकते हैं। भ्रूणीय अवस्था लगभग 8 सप्ताह तक चलती है। 8 से 9वें हफ्ते पर एक मानव भ्रूण ऐसा दिखता है। इस समय तक भ्रूण में मानवीय विशेषताएं जैसे सर और आंखें दिखने लगती हैं और यहाँ यह जो आप छोटी छोटी संरचनाएं देख रहे हैं यही आगे चलकर हाथ पैर बनती हैं। लगभग 9 सप्ताह के बाद भ्रूण को गर्भ या फीटस कहा जाता है और यह अवस्था 40वें हफ्ते तक चलती है, यानी जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता। तो पहली तिमाही में हृदय तथा फेफड़े जैसे सभी अंग बनना शुरू हो जाते हैं और इसी के साथ साथ हाथों तथा पैरों का विकास भी शुरू हो जाता है। अपरा यानी प्लेसेंटा का विकास भी इसी समय शुरू होता है। अपरा माँ और शिशु के बीच की एक कड़ी की तरह कार्य करती है तथा शिशु को पोषक तत्व तथा ऑक्सीजन प्रदान करती है। हम इस अपरा के बारे में बस थोड़ी देर में और विस्तार से बात करेंगे। दूसरी तिमाही में शरीर के भीतरी अंग तथा हाथ और पांव अधिक विकसित हो जाते हैं और इस तिमाही के अंत तक यानी 26वें से 27वें हफ्ते तक शिशु की गति भी महसूस होने लगती है। तीसरी तिमाही के अंत तक शिशु के आंतरिक अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। यद्यपि इस समय तक शिशु के फेफड़े पूरी तरह से विकसित होते हैं, लेकिन जब तक शिशु जन्म नहीं ले लेता ये फेफड़े कार्य नहीं करते। चलिए अब हम अपरा के बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पूरी तरह से विकसित हो जाने पर अपरा का व्यास या डायामीटर लगभग 9 से 10 इंच होता है। इसे आप खाने की बड़ी प्लेट के आकार का मान सकते हैं। अपरा कोरकपुटी के पोषकोरक से बनती है। अपरा की 2 साइड्स होती हैं, 2 तरफ होती हैं, एक गर्भ की तरफ वाला भाग और एक माँ की तरफ वाला भाग। गर्भ के तरफ वाली भाग में एक संरचना होती है जिसे हम कोरियोनिक प्लेट कहते हैं और यह पोषकोरक से बनी होती है। बेसल प्लेट अपरा का माँ की तरफ वाला भाग होता है और यह गर्भाशय की दीवार से जुड़ा होता है। तो निषेचन के बाद पोषकोरक विभाजित होकर यह उंगली जैसी संरचनाएं बनाता है, जिन्हें कोरियोनिक विलाय या जरायु अंकुरक कहते हैं। इस चित्र में खाली एक संरचना दिखाई गई है, लेकिन असल में पोषकोरक ऐसी कई संरचनाएं बनाता है। इन संरचनाओं के भीतर नाभि धमनियाँ तथा नाभि शिराएं होती हैं। तो यहाँ आप यह जो केशिकाएं या कैपिलरीज देख रहे हैं, यह मिलकर 2 नाभि धमनियों और 1 नाभि शिरा का निर्माण करती हैं और यहाँ बीच में यह रिक्त स्थान होता है जिनमें गर्भाशय धमनियों द्वारा रक्त पंप किया जाता है। यह रक्त ऑक्सीजन तथा अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व जरायु अंकुरक में विसरित हो जाते हैं और
यह नाभि शिराएं इस पोषण से युक्त रक्त को गर्भ तक ले जाती हैं। नाभि धमनियां गर्भ से ऑक्सीजन रहित या कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशिष्ट युक्त रक्त को वापस ले आती हैं, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड तथा अवशिष्ट पदार्थ इस रिक्त स्थान में विसरित हो जाते हैं, जो यहाँ से नाभि शिराओं द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो यह अपरा माँ के रक्त संचार तथा गर्भ के रक्त संचार के बीच में एक अवरोध की तरह कार्य करती है तथा उन्हें सीधे संपर्क में नहीं आने देती। गर्भ को पोषण प्रदान करने के अतिरिक्त अपरा एक अंतःस्रावी अंग की तरह भी कार्य करती है और कई हार्मोन स्रावित करती है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन तथा रिलैक्सिन आदि। यह सभी हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय के अंतः स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन शरीर से मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। जब गर्भावस्था जांच किट द्वारा घर पर गर्भावस्था की जांच की जाती है तो यह किट इसी हार्मोन की उपस्थिति की जांच करती है। गर्भावस्था के दौरान इन हार्मोनों के अलावा और भी कई हार्मोन अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जैसे थायरॉक्सिन, जिसकी आवश्यकता मां के शरीर में बढ़े हुए चयापचय की भरपाई करने के लिए होती है। इन सभी हार्मोनों की वजह से मां के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं। तो बढ़ते हुए गर्भ के लिए गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है। स्तन का आकार भी बढ़ जाता है क्योंकि गर्भावस्था के दौरान दुग्धवाहिनी ग्रंथियां विकसित होने लगती हैं और शिशु के जन्म लेने के बाद यही ग्रंथियां दुग्ध का निर्माण करती हैं, जिससे शिशु को पोषण मिलता है। मां के हृदय की गति तथा ऑक्सीजन का उपभोग भी बढ़ जाता है क्योंकि शिशु के लिए भी ऑक्सीजन तथा रक्त की आवश्यकता होती है। और जब शिशु पूरी तरह बन जाता है तो गर्भाशय में संकुचन आरंभ हो जाते हैं जो प्रसव में सहायता करते हैं।